नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और फिर से स्वागत करता हूं आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत के बारे में और संस्कृत के बारे में ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके बिल्कुल काम का हो। तो हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि क्या होती है? संधि हम लोग 0 लेवल से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है। संधि इस प्रकार से भी लिखा जाता है, आपको मिलेगा, और संधि ये इस प्रकार से भी मिलेगा। तो आपका दोनों सही है, ठीक है। ये अगर न लगा रहेगा तो यहाँ पे अंक की बिंदी नहीं लगी रहेगी। देखिए यहाँ पे नहीं लगी, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में ये वाला आपका होता है, ठीक है। जो आपका शुद्ध रूप होता है संस्कृत की दृष्टि से ये होता है। तो आप जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो आधा न लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें। संधि क्या होती है? संधि की हम बात करें कि संधि क्या होती है, तो संधि होती है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, संधि की परिभाषा की बात करें, दो ऐसे सार्थक वर्ण जो आपस में मिलकर दो ऐसे सार्थक वर्ण जो, सार्थक का मतलब हो गया कि जिन दोनों का अर्थ निकलता हो, जिन दोनों का अर्थ होता है। संधि वहीं पर होगी जहाँ पर दोनों वर्णों का अर्थ निकलता है, उन्हीं को जोड़ा जाएगा। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो संधि बनेगी ही नहीं, संधि वहाँ पर नहीं होगी। ये चीज़ अगर आप दिमाग में बैठा ले रहे हैं तो आपका संधि का सवाल गलत नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। ऐसे सार्थक वर्ण जो आपस में मिलकर बने होते हैं, दो ऐसे सार्थक वर्ण जो आपस में मिलकर बने होते हैं, उन्हें संधि कहा जाता है। दो ऐसे सार्थक वर्ण जो आपस में मिलकर बने होते हैं, जिन्हें संधि कहा जाता है। अब संधि सार्थक वर्ण का मतलब समझ ले, जैसे चतुर, ठीक है, चतुर, धन, आनन, चतुर्धन आनंद। तो क्या हो जाएगा? ये चतुरानन हो जाएगा, ठीक है। अब चतुर का मतलब होता है 4, चतुर का मतलब हो जाएगा 4, आनंद का मतलब होता है नेत्र, ठीक है, नेत्र। चतुरानन, 4 आँखों वाले, आनंद मतलब नेत्र ही होता है ना। चतुरानन, चतुर्भुज। चलिए इस पे देखते हैं, चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। चतुर्भुज सार्थक अर्थ निकलने चाहिए, जिससे आपका संधि जो है दोनों का मेल, सार्थक अर्थ एक निकल पाए। जैसे देखिए चतुर्धन भुज। मैं कुछ अच्छा सा लेना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, जिसमें कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो। तो संधि में सार्थक शब्दों की बात करते हैं तो वही चीज़ें होती हैं, सार्थक शब्दें होती हैं। तो वो सार्थक शब्द में आपका हम ले लेते हैं, गुण संधि से एक लेता हूँ मैं, रमेश। जैसे आपका हो गया रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, ठीक है, इतना ही लेते हैं। तो रमेश हो गया। तब इसका सार्थक अर्थ कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको बनाएं रम धन ईसह, तो क्या ये सही होगा? रम मतलब दारू होगा क्या? रमाधन ईसह, हाँ, इसमें हो जाएगा। जानते हैं सार्थक शब्द जब बनाएंगे इसका, तो सार्थक शब्द बनाने के लिए रम तो होगा नहीं, ईस मतलब हो गया पति, रमेश का मतलब तो कुछ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे रमा। रमा मतलब क्या होता है? लक्ष्मी।
जो भी होता हो, रमा, रमा का एक सार्थक अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो रमा धन ईस, आ हो गया, आ धन ई मिलकर बन जाएंगे ए, तो यहाँ हो जाएगा रमेशः, यहाँ हो जाएगा रमेशः। तो कहने का मेरा तात्पर्य बस यही था कि संधि जो होता है दो सार्थक वर्णों के मेल से बनता है। संधि जो होता है दो सार्थक वर्णों के मेल से बनता है। अगर आपके सार्थक वर्ण नहीं है, जैसे आपका मैं रम कर दूं तो रम धन ईस, तो ये सार्थक शब्द ये नहीं है, तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको संधि समझ में आ गई होगी। अब हम संधि के प्रकरण को, संधि कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आपका विसर्ग संधि। यूपी टेट के लेवल में ये आपका यही संधि है। ठीक है, अभी जो मैंने ये बताया था, अच्छा ठीक, चलिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमको अभी पढ़ना क्या है, यही तीनों संधियां पढ़नी है। तो हम लोग अगले टॉपिक में जब आएंगे वीडियो में, तो ये आपका हम संधि स्टार्ट कर देंगे। आपको संख्याओं की संधि से अच्छे क्वेश्चन उठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उससे पहले ठीक हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको हम महत्व सूत्र वगैरह पढ़ाएंगे। संधि पढ़ लीजिए, महत्व सूत्र बाद में पढ़ा देंगे, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। महत्व सूत्र पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम पूरा वर्णमाला संस्कृत का बताएंगे। और महत्व सूत्र क्या होता है, उसमें 14 होते हैं, सीरियल वाइज पूछता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। जैसे अ ई ऊड़ रील ऋक ए ओम ऐ औच हय वरट लड़ यम अंगन अड़नम झभय घड दस जब गड दस खप छठत चट तव कपय ससर हल। तो जैसे पूछ देगा कि महत्व सूत्र के 13वें लाइन में क्या है, तो क्या होगा, कपय ससर हल, तो क्या आएगा, ससर आएगा। पूछ देगा कि 10वें लाइन में क्या है, इसी तरह से होगा, जैसे जब गड दस, ये सारी चीज़ पूछेगा। जस प्रत्याहार क्या होता है, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आते हैं, वर्गों के तीसरे अक्षर आते होंगे। देखिए, ज ब ग ड द, ग क ख ग, प फ ब, च छ ज ब ग ड द, ड ट ठ ड, तो वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 होती है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें मैं आपको वर्णमाला में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर अगले टॉपिक में हम ऐसे ही अब लेके चलेंगे। छोटे एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, 2 महीने कम से कम लगे हैं। तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं कि घाई नहीं मचाएंगे कि पूरा फटाक से आए एक दिन पढ़ा के चले गए। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए और डाइजेस्ट करिए, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। जय हिंद।